हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसमें आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे 11th क्लास का पॉलिटिकल के 4th चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। आज 4th चैप्टर जो है हमारा कार्यपालिका में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका। ठीक है, संसदात्मक कार्यपालिका में भी हम बात करेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। साथ साथ इसके साथ हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों का जो है विभाजन 3 स्तर पे हुआ है, वो 3 स्तर कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ, ताकि आपको ये समझ में आ सके और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है आपके लिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ कार्यपालिका के प्रकार, कार्य और किस स्तर पर काम करते हैं वो भी डिस्कस किया हूं। आज हम बात करते हैं संसदात्मक कार्यपालिका में कि कौन कौन से स्तर है और इनके क्या कार्य हैं, कैसे निर्वाचन होता है। ठीक है, तो देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका है एक और एक वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आते हैं और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में भी हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। ठीक है, साथ साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों के ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका के ऊपर कि नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है। नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां होती है, कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं। ठीक है, नाम मात्र के लिए हम सिर्फ कहते हैं, देखा जाए तो उनके पास पावर बहुत होती है, हालांकि वो उसका प्रयोग मंत्री परिषद या फिर उनके मंत्रियों के सुझाव के ऊपर ही करते हैं, बिना उनके सुझाव के ऊपर नहीं कर सकते किसी भी कार्य को। ठीक है, तो देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका में ही हम इनको देखते हैं राष्ट्रपति को कि नाम मात्र की कार्यपालिका में इनका निर्वाचन कैसे होता है। सबसे पहले कि आप अगर अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो लगातार, जैसे कि मैं वीडियो में करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सके। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा लगातार। देखिए, अगर हम बात करें कार्यकारी शक्तियां में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां क्या हैं, यानी कि निर्वाचन उनका कैसे होता है और कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके पास। ठीक है, तो निर्वाचन में हम बात करेंगे सारे टॉपिक के ऊपर, और शक्तियों में हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायिक शक्तियां, कानूनी, आपातकालीन और विशेषाधिकार क्या है। ठीक है, निर्वाचन कैसे होता है पर राष्ट्रपति का। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन हम करते हैं ना, यानी कि लोकसभा का चुनाव जो होता है, ठीक है, उसमें हम भाग लेते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं इनका राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इनका निर्वाचन जो होता है 5 साल के लिए होता है। इनका निर्वाचन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। आप देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन 5 साल के लिए होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी 5 साल के लिए होता है। ठीक है, इनका निर्वाचन हम अप्रत्यक्ष तौर पे करते हैं। कैसे करते हैं? अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली तौर पे होता है, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यानी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में हम खुद जाकर वोट करते हैं ना डायरेक्ट, वैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, इनडायरेक्ट वोट करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सॉरी, इनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। कौन सी प्रणाली द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अब ये क्या होता है, जैसे चुनाव का सेगमेंट होते हैं, बनता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, वहां उसके द्वारा इनका चुनाव जो है किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए कई प्रतिनिधि अपना नाम देते हैं। ठीक है, उन नामों में से सबका इलेक्शन होता है और उनमें से जो जीतता है वो राष्ट्रपति पद पे स्थापित, यानी कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। देखिए, अगर इस पे मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं डिस्कशन करने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स समझाने के लिए, पर वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, है ना, यानी कि आपके सिलेबस के बाहर हो जाएगा।
पर मैं डिस्कशन उतना ही करूंगा आपके साथ जितना हमारे सिलेबस में, जितना हमारे टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। वरना राष्ट्रपति के ऊपर डिस्कशन करेंगे निर्वाचन पे, तो आर्टिकल वाइज यानी अनुच्छेद वाइज बहुत सारी बातें हैं, तो उस पर डिस्कशन करना मेरे ख्याल से व्यर्थ है हमारे लिए। व्यर्थ का मतलब कि अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग व्यर्थ है, यानी कि आपका सिलेबस जितना हमें कहता है हम उतना ही पढ़ के चलेंगे, ठीक है। देखिए, तो इनका निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इनको हटाया भी जा सकता है पद से, इनको हटाया भी जा सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, पर उनको कब हटाया जा सकता है और कैसे हटाया जा सकता है ये भी दिया गया है। इनको महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, यानी महाभियोग के आधार पर इनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें 14 दिन पहले नोटिस पीरियड देना पड़ता है, यानी कि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि हम आपको इस पद से इस्तीफा मतलब हटा रहे हैं इस चीज के लिए, और तब हम हटा सकते हैं इनको। और हटाते किस आधार पे है, तो इनको हम महाभियोग भी किस आधार पर लगा सकते हैं, सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर, ठीक है। सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये इनके निर्वाचन की कुछ प्रक्रियाएं थी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन एक बार और कर देता हूं। 5 साल के निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे द्वारा चुने गए, ठीक है, कौन कौन से लोग, लोकसभा के सदस्य, साथ ही साथ कौन से जो विधानसभा है हमारी उसके सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि सदन के दोनों सदनों के मेंबर और विधानसभा के मेंबर, ठीक है। उसके बाद से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, और इनको हम हटा सकते हैं किस आधार पे, तो महाभियोग लगा करके। तो राष्ट्रपति के बारे में ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब निर्वाचन हमने पढ़ लिया, हमने इनका निर्वाचन के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं शक्तियां कौन कौन सी होती है इनके पास, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। अरे राष्ट्रपति कोई हल्का पद थोड़ी है जी, राष्ट्रपति तो बड़ा पद है ना। तो राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है तो उनकी शक्तियां कुछ ना कुछ होंगी, तो उनके पास पावर बहुत है। पर कौन कौन से पावर हैं, शक्तियां हैं उनकी, हम देख सकते हैं। कार्यकारी शक्तियां, यानी कि कार्यकारी शक्तियां इनके पास मौजूद हैं कार्यों को लेकर के, ठीक है। विधायिक शक्तियां हैं इनके पास, विधायी शक्तियां भी मौजूद है, ठीक। कानूनी शक्तियां भी हैं। कानूनी शक्तियां क्या होती है, कानून के आधार पर बनने वाली शक्तियां ना कानूनी शक्तियां कहलाती है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, सबसे मेन इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी लगता है तो पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियां और कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है। इन विशेष अधिकार को हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे हम आगे जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है, विशेष अधिकार के बारे में। साथ ही साथ हम राष्ट्रपति के कुछ क्षेत्राधिकार उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आगे हम आगे को लेकर के अब डिस्कशन करेंगे अपने वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। तो वास्तविक कार्यपालिका के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका ये है क्या, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका में कौन आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और उनके साथ पूरा मंत्री परिषद आता है, ठीक है। कौन आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री और उनके साथ पूरा मंत्री परिषद, ठीक है। अब मंत्री परिषद क्या, ये देख लीजिए, मंत्रियों का गुट होता है, जिसको आसान भाषा में अगर आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूं तो मंत्रियों का एक समूह जो कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं वो, ठीक है, वो मंत्री परिषद कहलाते हैं। यानी मंत्रियों का गुट जो होता है पूरा मंत्री परिषद है। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद जो है वो वास्तविक कार्यपालिका में, यानी कि इनके पास वास्तविक कार्यपालिका होती है, कार्य करने की अधिक शक्तियां किसके पास होती है जी, तो वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। देखिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। साथ साथ ये प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां, यहाँ पे क्या शक्तियां हैं उसको भी देखते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, बहुमत दल का नेता कहने का क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, वही जिनको लोकसभा में बहुमत मिला होगा, है ना, तो वही प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं, किसमें, तो लोकसभा में।
प्रधानमंत्री की शक्तियों के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो क्या शक्तियां इनके पास? मंत्रालयों का आवंटन, यानी कि ये अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनका आवंटन करते हैं कि हाँ ये मंत्रालय इनके क्षेत्र में है, इनके अंडर है, ये मंत्रालय इनके अंडर है, ठीक है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण भी करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मंत्री परिषद होंगे, जो मंत्रालयों का आवंटन जो ये मंत्रियों को करते हैं, उन मंत्रियों पे नियंत्रण भी रख सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि भाई तुम 1 साल का डेटा दो, तुमने इस क्षेत्र में क्या काम किया है ना। तो उनके ऊपर इनका नियंत्रण भी होता है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा का नेतृत्व भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, आपको पता है। साथ साथ मीडिया पर भी इनकी पहुंच होती है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, यानी कि राष्ट्र को, हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के बारे में ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए हम आपको जितना पढ़ा देंगे उसी में से आएगा पेपर में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। आज मैं आपको ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आता हूं उसके बाहर का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और उसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो आप प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप वहां पे कमेंट करिए ना, जितना करेंगे मैं उस पर सोल्यूशन निकालूंगा, आपके काम करूंगा कि हाँ कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइए देखिए, कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों का विभाजन जो है यहाँ पे किया गया है। कितने प्रकार में किया गया है? तो 3 स्तर पे मंत्रियों का विभाजन किया गया है। किसके आधार पे? कार्य स्तर, यानी कि कार्य के आधार पर मंत्रियों का विभाजन 3 स्तर पे किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे किया गया है कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री है या फिर मंत्रिमंडलीय मंत्री है। दूसरा है हमारा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री, ठीक है। इनको कार्य के आधार पर अलग अलग स्तर में बांटा गया है और इनके अपने अपने कार्य के दायरे होते हैं, अपने अपने क्षेत्र अधिकार होते हैं, ठीक है। उन्हीं अधिकारों और दायरों के अंदर रह करके इनको अपना कार्य करना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये कहीं ना कहीं हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वीडियो को आप देखें तो आपके लिए यूजफुल हो और पेपर में कहीं ना कहीं आप अच्छा करके आए, ठीक है। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। आपको आपके सुझावों को हम ध्यान में रख करके उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के द्वारा कुछ लाभ उठा पाए। थैंक यू।